अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा सोशल वर्क के सब्जेक्ट पे चौथा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या होती है और पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का फ़ौरन अलर्ट मिलता रहे और आपकी सोशल वर्क की तैयारी साथ साथ होती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी एक लैटिन वर्ड सोशियस से निकला है, जिसका मतलब है चैंपियनशिप और फ्रेंडशिप। और मैं आपको दो मशहूर सेइंग्स के बारे में भी बताता हूँ, जो कि एक मैक्लेवर की है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, और एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये सेइंग्स भी आप अपने माइंड में रखेंगे, क्योंकि आप इसको सोसाइटी के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि इसकी डेफिनेशंस क्या है। प्रोफेसर गिडिंग ने सोसाइटी को डिफाइन ऐसे किया है कि सोसाइटी इज अ यूनियन इटसेल्फ, द ऑर्गेनाइजेशन, द सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। कि सोसाइटी एक यूनियन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक होता है और ताल्लुकदारी की बिना पे लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसी तरह इयन रॉबर्टसन ने 1977 में सोसाइटी को ऐसे डिफाइन किया कि अ सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग इंडिविजुअल्स शेयरिंग द सेम टेरिटरी एंड पार्टिसिपेटिंग इन द कल्चर। मतलब सोसाइटी इन लोगों के उस मजमूए को कहा जाता है जिसमें काफी सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं और कल्चर में अपना किरदार अदा करते हैं। ये दो डेफिनेशंस थी। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, और अगर आप इनके अलावा भी कोई इंटरनेट से डेफिनेशंस याद कर लें तो वो भी ठीक रहेंगी। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की खसूसियात क्या क्या होती हैं। तो पहले है लार्जेस्ट सोशल ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एक एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वो सब मिलके एक सोसाइटी को बनाते हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, उनका ताल्लुक किसी भी कास्ट से हो, कोई भी प्रोफेशन हो, वो सब के सब सोसाइटी बनाते हैं। सेकेंड नंबर पे कंपोज्ड ऑफ सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप कहते हैं जैसे कि अगर कोई स्कूल है तो वो एक सोशल ग्रुप है, टीचर्स हैं तो वो सोशल ग्रुप हैं, पुलिस वाले हैं तो वो एक सोशल ग्रुप हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं तो वो एक सोशल ग्रुप हैं। मतलब कि जितने भी सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं वो सब के सब मिल जाएं तो वो एक सोसाइटी बन जाती है। फिर है सोशल इंस्टीट्यूशंस आर द मेन ऑर्गन। सोशल इंस्टीट्यूशन का टॉपिक अभी हमने आगे जाके पढ़ना है, जिसमें आपको पता चलेगा कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या होते हैं। जैसे फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, फिर इकोनॉमी है, पॉलिटिक्स है, ये सब सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारी सोसाइटी के मेन ऑर्गन्स होते हैं, मतलब जिनको पिलर्स भी कहा जाता है, कि इन सब से मिलके हमारी सोसाइटी बनती है। फिर है डायनामिज्म विद द वेरिएंस ऑफ कल्चर। मतलब कि हमारी सोसाइटी डायनामिक होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं कि एक सोसाइटी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, बल्कि जैसे जैसे वहाँ का कल्चर चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे वहाँ के ख्यालात चेंज होते जाएंगे, तब वो सोसाइटी भी चेंज होती जाएगी। मतलब सोसाइटी कभी एक जैसी नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब यही है। फिर है रूरल अर्बन कंपोजिशन। मतलब सोसाइटी में कुछ एरिया रूरल होता है, कुछ एरिया अर्बन होता है। रूरल और अर्बन एरिया के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो इन सब से मिलकर एक सोसाइटी बनती है। फिर है प्रेजेंस ऑफ कल्चर। कल्चर हमारा इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक होगा, जिसमें हम कल्चर को डीपली पढ़ेंगे। तो एक सोसाइटी के अंदर कल्चर का होना बहुत जरूरी है। इस कल्चर के जरिए ही सोसाइटी बनती है। कल्चर एक सोसाइटी की पहचान बनती है। तो ये हम आगे जाके भी कवर करेंगे। तो ये सब मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी सोसाइटी की, कि एक सोसाइटी में ये सब चीज़ें होना लाजमी है। तो चलिए अब देखते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है और इसकी क्या खसूसियात हैं। तो ये हैं कुछ जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पाकिस्तानी सोसाइटी की। जैसे कि सबसे पहली है कि रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी। आपको पता है कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की पाई जाती है, जो कि तकरीबन 97% है। और रिलीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है कल्चर को शेप देने में, और कल्चर से ही सोसाइटी बनती है। हमारे वैल्यूज़ और हमारे लॉज सब के सब इस्लाम को सामने रख के बनाए गए हैं, इसीलिए इस्लाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है हमारी सोसाइटी का। फिर है लैंग्वेज। आपको पता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची, पोटोहारी, इस्माइली, और इन सब के अलावा उर्दू लैंग्वेज, जो कि हमारी नेशनल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेजेस भी हमारी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर है लिटरेचर एंड पोइट्री। हम लोग अपनी लिटरेचर को, अपनी तहजीब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और हमारे यहाँ के लिटरेचर को बहुत ही रिच लिटरेचर कहा जाता है। हमारी तहजीब बहुत ही पुरानी है, हमारी वैल्यूज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी हैं। और है पोइट्री। इलामा इकबाल हमारे नेशनल पोइट हैं। इनके अलावा भी उर्दू लैंग्वेज में जितने भी पोइट्री है वो सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती है। उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज होने की वजह से उर्दू के जितने भी बड़े शायर रह चुके हैं, जो कि गालिब, मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द, ज़फ़र अली ख़ान, इन सब को हमारे माशरे में बहुत वैल्यू दी जाती है। और जो हमारे पाकिस्तान के शायर हैं, जैसे कि जॉन एलिया, फैज़ अहमद फैज़, इन्होंने भी अपनी शायरी से हमारे माशरे को बहुत ज़्यादा तक़वीयत दी है और हमारे लिटरेचर को चार चांद लगाए हैं। फिर है ड्रेस एंड डाइट। हमारा जो लोकल ड्रेस है वो है शलवार कमीज़, जो कि पूरे पाकिस्तान में पहना जाता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ एलीट क्लास है वो ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और वेस्टर्न ड्रेसेस को पसंद करते हैं, लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा जो कपड़े पहने जाते हैं वो शलवार कमीज़ ही है। फिर है डाइट।
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस्लाम हमारा रिलीजन है और इस्लाम ने हमें हलाल और हराम का एक कॉन्सेप्ट दिया है। जो खाना अल्लाह ने हमारे लिए जायज़ करार दिया है वो हमारे लिए हलाल है, जिसमें हम मीट खाते हैं, बीफ, मटन और चिकन। इसके अलावा सब्जियों में हम सारी सब्जियां खाते हैं। तो ये सब पाकिस्तानी सोसाइटी की डाइट है। फिर है मिक्स्ड कल्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बलोची भी पाए जाते हैं, सिंधी भी हैं, पश्तो भी हैं। तो इन सब का अलग अलग कल्चर भी हैं। हमारा रिलीजन तो सेम है लेकिन थोड़े बहुत कल्चर में हमारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पोटोहारी भी पाए जाते हैं, इस्माइली भी हैं। तो ये डिफरेंट कल्चर्स मिल के पाकिस्तानी सोसाइटी को बनाते हैं। इसके बाद है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मेल डोमिनेंसी पाई जाती है। मतलब कि हमारा जो फैमिली का सरबराह होता है वो एक मेल होता है और उसी का डिसीजन उसकी फैमिली पे चलता है। यहाँ पे औरतों को कमाने की इजाज़त तो है लेकिन ज़्यादातर मेल ही डोमिनेंट है। हमारी सोसाइटी में एक फैमिली की देखभाल का मुकम्मल जिम्मा एक मेल के ऊपर होता है। उसी ने रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है और उसी ने पूरी फैमिली को खाना प्रोवाइड करना है और नस्ल का आगे बढ़ना भी मेल के थ्रू ही समझा जाता है। फिर है हैंडीक्राफ्ट्स। हमारी सोसाइटी के हैंडीक्राफ्ट बहुत मशहूर हैं, जैसे कि एम्ब्रॉयडरी वर्क, लेदर वर्क, ग्लेज्ड पोट्री, वुड वर्क, कारपेट मेकिंग, मेटल क्राफ्ट। ये सब हमारे पूरी दुनिया में मशहूर हैं और हमारे क्राफ्टमैनशिप को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर है स्पोर्ट्स। वैसे तो हमारी नेशनल स्पोर्ट हॉकी है लेकिन हॉकी के अलावा भी बहुत सारी गेम्स, बहुत सारे स्पोर्ट्स इस मुल्क में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, स्क्वॉश, कबड्डी, बैडमिंटन, टेनिस। इन सब को भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा समझा जाता है। फिर है एजुकेशन। आपको पता ही है कि यहाँ पे पहले ब्रिटिश राज हुआ करता था, तो हमारी बहुत सारी एजुकेशन जो है वो हमने ब्रिटिश से इनहेरिट की है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी तकरीबन उन जैसा ही है। सिर्फ थोड़ी बहुत कल्चरल चेंजेस करके हमने उन्हीं के सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है। लेकिन एजुकेशन जो है वो हमारे मुल्क की यूनिफॉर्मिटी, सॉलिडेरिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। हमारे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन पाई जाती है, जिसमें से तकरीबन प्राइमरी और इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड करती है। और इनके बाद हमारी बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बहुत ही हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे कल्चर और आइडियोलॉजी को शेप करती हैं। फिर है लास्ट में रिलीजियस फेस्टिवल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारा कल्चर इस्लाम से बना है और इस्लाम के फेस्टिवल्स को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, जो कि हैं ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमज़ान, ईद मिलादुन नबी। इन सब फेस्टिवल्स को बहुत ही खुशी से मनाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, जो कि हमारे इंडिपेंडेंस डे है और यौम तकबीर है, इन सब डेज को भी बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। तो ये सब हमारे फेस्टिवल्स हो गए और इन सब कैरेक्टरिस्टिक से मिलके पाकिस्तानी सोसाइटी बनती है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज। इंसान ने जब से दुनिया में कदम रखा है तब से लेकर अब तक किस तरह लोग रहते थे और कैसे अपना गुजारा करते थे, किस तरह के उनके घर होते थे, ये सब कुछ, इन सब को सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने 6 हिस्सों में डिवाइड किया, जिनको हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटीज कहते हैं। ये एक्चुअली में होती हैं हंटर गैदरर्स, पेस्टोरल सोसाइटी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी और पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अब इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले हंटर गैदरर्स। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये लोग जिंदा रहने के लिए शिकार किया करते थे और ये वो लोग हैं जो कि सबसे पहले इंसानों में से हैं, जो कि तकरीबन 8 से 15,000 साल पहले रहते थे। ये लोग गारों में भी रहा करते थे और कबाइल की सूरत में भी रहा करते थे। जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे और जो पेड़ पौधे जंगलों में लगे होते थे उनसे भी अपना फूड हासिल किया करते थे। लेकिन जैसे ही उन इलाकों में खुराक की कमी होती थी तो वो सब लोग अपना माल और सामान बांध कर किसी और जगह पे मुंतकिल हो जाया करते थे। इनको नोमैड्स भी कहा जाता है। नोमैड्स भी वही होते हैं जो कि एक जगह पे मुस्तकिल नहीं रहते, बल्कि वो अपना साजो सामान बांध के अपनी जगह, अपने घर तब्दील करते रहते हैं। तो जैसे ही दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती गई ये लोग भी गायब होते गए। उसके बाद आ जाते हैं पेस्टोरल सोसाइटीज। ये तकरीबन 12,000 या 13,000 साल पहले रहा करते थे। ये लोग भी नोमैडिक्स थे, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे बल्कि अपनी जगह तब्दील कर लिया करते थे। इन लोगों ने नए दरख्त उगाने और प्लांट्स उगाने का हुनर सीख लिया था और इन लोगों ने जानवरों को भी पालतू बनाने का तरीका सीख लिया था। तो ये लोग जानवर भी पालने लग गए थे। मतलब कि इनमें और हंटर गैदरर्स में यही फ़र्क है कि ये लोग जानवर भी पालने लग गए थे और इनको नए दरख्त और पौधे उगाने का तरीका भी आ गया था। इसके बाद है हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़। हॉर्टिकल्चर सोसाइटी और पेस्टोरल सोसाइटी में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो हॉर्टिकल्चर सोसाइटीज़ हैं वो उन जगहों को ढूंढते थे जहाँ पे क्रॉप्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती थी। मतलब वहाँ पे पानी अवेलेबल होता था, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हुआ करती थी। तो इनको ये तरीका आ गया था कि जब वो फसल को ख़त्म करते थे तो उसकी जगह वो एक नई फसल उगा लेते थे। और ये वो पहले लोग थे जिन्होंने अपने मुस्तकिल घर बनाना स्टार्ट किए थे। मतलब ये एक ही जगह पे रहा करते थे। जैसे कि पेस्टोरल और हंटर गैदरर्स नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, मतलब वो मूव करते रहते थे, जहाँ पे खुराक खत्म हो जाती थी फिर वो मूव कर जाते थे। लेकिन हॉर्टिकल्चरल जो थे उन्होंने पहली बार अपने मुस्तकिल घर बनाना स्टार्ट किए
और वो कोई ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे उनको पानी भी अवेलेबल हो, जहाँ पे बारिश भी आती हो, जहाँ का मौसम भी फसलों के लिए ठीक हो और वहाँ पे उनके जानवरों के लिए उनके लिए खुराक भी अवेलेबल हो। तो ऐसी जगह ढूंढ के वो वहाँ पे अपना मुस्तकिल घर बना लिया करते थे। तो ये हॉर्टिकल्चरल थे। इसके बाद है एग्रीकल्चरल सोसाइटी। एग्रीकल्चरल सोसाइटी में भी यही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चरल को फसलें उगाना तो आगे थी, लेकिन एग्रीकल्चरल सोसाइटी में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आ गया था। मतलब कि नए नए औजार इनको बनाने आ गए थे, नए नए तरीके इनको क्रॉप्स उगाने के, हार्वेस्टिंग के इन्होंने सीख लिए थे। इनको पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का भी जो नेचुरल बनाया करते थे ये लोग, वो उनका भी तरीका आ गया था। और इन्होंने ज़्यादा अमाउंट में खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब एग्रीकल्चरल को आप ये कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन थी कि इन्होंने खेती बाड़ी करना सीख लिया था, किस तरह खेत को फर्टिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी हासिल करनी है और पेस्टिसाइड्स को कैसे ख़त्म करना है। नए नए औजार जो कि खेती बाड़ी में इस्तेमाल होते हैं कि भाई हल कैसे लगाते हैं या और जो भी किस्म के औजार होते हैं, ये नए नए औजार इस टाइम में ईजाद किए गए थे। तो इनकी वजह से इनको खेती बाड़ी में या एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले एक फ्यूडल सिस्टम भी हुआ करता था। फ्यूडल सिस्टम भी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं। ये तकरीबन 9th सेंचुरी में फ्यूडल सिस्टम होता था। फ्यूडल सिस्टम ऐसे होता था कि एक किंग होता था, किंग के नीचे काफ़ी सारे नोबल्स होते थे। नोबल्स का मतलब ये है कि उस सोसाइटी के जो अमीर तरीन लोग होते थे। किंग और नोबल्स जो है ये आपस में इंटरलिंक्ड होते थे कि किंग जो है वो नोबल्स की सपोर्ट के थ्रू बनता था। नोबल्स जितने भी होते थे उनको किंग जो है वो ज़मीन दे दिया करता था। उस ज़मीन पे वो काश्तकारी किया करते थे या पैसे कमाया करते थे और जो भी उनका बिजनेस होता था वो करते थे। और बदले में जो है वो सारे जो नोबल्स होते थे वो किंग को सपोर्ट करते थे, वो किंग को अपनी सपोर्ट दिया करते थे, जिनकी सपोर्ट की वजह से वो किंग होता था। तो मतलब कि किंग नोबल्स को सपोर्ट करता था, नोबल्स किंग को सपोर्ट करते थे। और फिर नोबल्स के नीचे पेजेंट्स होते थे। पेजेंट्स वो गरीब लोग या जो गुलाम आप उनको कह लेंगे, वो जिनसे वो नोबल्स जो हैं वो सारे काम करवाया करते थे। तो ये एक फ्यूडल सिस्टम होता था। ये भी काफ़ी अर्से तक चला है। इसी फ्यूडल सिस्टम से एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुई थी। आप इसको फ्यूडल सिस्टम के एंड पे भी कह सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन गई थी जो कि तकरीबन 18th सेंचुरी में यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब टेक्नोलॉजी आ गई थी, लोगों को टेक्नोलॉजी का पता चलने लगा था, नई नई फैक्ट्रियाँ बन रही थी, नए नए तकनीकी इजादात हो रही थी। जो पहले काम गरीब या पेजेंट्स हाथों से किया करते थे वो मशीनों से करना स्टार्ट हो गए थे। बड़े लेवल पे मशीनें आ चुकी थी, ट्रेन इजाद हो गई थी, गाड़ियां इजाद हो गई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो सोसाइटी पे फर्क पड़ा था वो ये पड़ा था कि जो इंडस्ट्रीज होती थी उनको लेबर फोर्स की जरूरत होती थी। तो लेबर फोर्स, तो दूर दूर से जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर कोई काम ढूंढने के लिए आते थे, जॉब करने के लिए आते थे। तो वो जैसे ही दूर से आते थे तो वो, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसे तो होता नहीं था कि काम करने आ जाओ और वीकेंड पे वापस अपने घर चले जाओ, तो वो अपनी पूरी की पूरी फैमिलीज लेकर आया करते थे और वो इंडस्ट्री एरिया के करीब अपने घर बना लिया करते थे। और इसी तरह जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई उसी तरह शहर बनने लग गए। तो इंडस्ट्रीज़ के एक करीब करीब ही शहर बसने लग गए। तो एक अर्बन एरिया की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, मतलब कि सिटीज़ बनने लग गए। जहाँ ज़्यादा लोग रहा करते थे वहीं पे ज़्यादा बिजनेस भी हुआ करता था, वहीं पे ज़्यादा बड़ी मार्केट भी हुआ करती थी, बाजार भी करीब हुआ करते थे। तो ये सब जो अर्बन सिटीज़ डेवलप हुए हैं ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डेवलप हुए हैं। इसके बाद है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। लेकिन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को एक डिजिटल सोसाइटी भी कहा जाता है, जैसे कि जो कि अब चल रहा है, जिसमें आपको हर चीज़ डिजिटलाइज नज़र आती है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, ये नया दौर आ गया, ये भी इसी में शामिल है। इंटरनेट का दौर है। इस दौर की खासियत ये है कि कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गई है और फासले ख़त्म हो गए हैं। कोई भी काम किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के आप कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। आप कोई भी बिजनेस कर लें, एक छोटी सी दुकान बना लें, लेकिन आपकी जो मार्केट है वो पूरी दुनिया बन गई है। आप एक जगह पर बैठ के अपना सामान पूरी दुनिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं। एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो ये जो है ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। अब इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़, मतलब कि देहात में और शहरों में क्या फ़र्क है और इसमें क्या चैलेंजेस दरपेश होते हैं। तो ये भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है कि हमारे जो देहात होते हैं उनकी पॉपुलेशन जो होती है वो शहर के मुकाबले में वो बहुत कम होती है, क्योंकि देहात के अंदर लोग फैले हुए होते हैं। जहाँ पे उनका खेत होता है वहीं पे वो घर बना लेते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो बहुत कम होती है। तो इसका वैसे हमें नुकसान भी है, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें कमी होती जा रही है। जिसका दिल करता है जहाँ मर्जी वो घर बना लेता है। तो इसके लिए अगर हम चाइना का मॉडल को यूज़ करें तो चाइना के अंदर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वहाँ पे घर बनाने पे मना है। उन्होंने अपने देहातों के अंदर भी मखसूस जगह रखी हुई है जहाँ पे आप घर बना सकते हैं और खेतों के अंदर घर बनाना अलाउ नहीं है।
यहाँ पे जो हमारे रूरल एरियाज हैं उनके अंदर कोई प्लानिंग नहीं है, लोगों का जो दिल करता है वो वैसे करता है, तो और उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जो कुछ करें। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर हम शहरों के देखें तो शहरों में तो पॉपुलेशन ब्लास्ट कर रही है, बहुत जल्दी से पॉपुलेशन डबल हो रही है। हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि जो इस पॉपुलेशन को मीट कर सकें। देखिए एक बात याद रखनी है कि जैसे ये ऐसे भी होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होना या पॉपुलेशन का बढ़ जाना प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम तब होता है जब हमारे पास उनको नेसेसिटीज प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते। तो जब रिसोर्सेज जो है वो पॉपुलेशन से मैच नहीं करते तो वो पॉपुलेशन नेमत नहीं जहमत बन जाती है। इस्लाम में तो माना जाता है कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो उतना अच्छा है, लेकिन वो तब कहा जाता है कि जब हमारे रिसोर्सेज भी उस चीज़ को मीट करें, हमारे पास उतने हॉस्पिटल्स हों, हमारे पास उतने स्कूल्स हों कि हम जितने भी पॉपुलेशन है उन सब की जो ज़रूरियात है वो पूरी करें, तब जाके वही पॉपुलेशन हमारे लिए एक नेमत बन जाएगी। लेकिन फिलहाल हमारी जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए जहमत ही है, क्योंकि ना हमारे पास डॉक्टर्स पूरे हैं, ना ही हमारे पास स्कूल्स हैं कि हम बच्चों को पढ़ा सकें, ना ही हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं कि सारे लोग हायर एजुकेशन कर सकें। तो ये प्रॉब्लम है। फिर है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको पता है कि हमारे सिटीज़ का तो बुरा हाल है। हमारे जो जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिटीज़ के अंदर बनी हुई हैं। देखें, वो मैंने आपको पहले भी बात की कि जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हुआ करती थी वहीं पे शहर बस जाया करते थे, लेकिन अब जो नई प्लानिंग होती है उसमें जो इंडस्ट्रीज़ है वो शहर से बाहर लगाई जाती है। लेकिन ये अभी तक हमारा इतनी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो शहरों के अंदर ही पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पोल्यूटेड हो रहा है, और जिसकी वजह से हमारी हवा और हमारा पानी भी पोल्यूटेड हो रहा है। और अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ का एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दरख्त हैं, ज़्यादा खेत हैं, तो वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही खुशगवार पाया जाता है। इसके बाद है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर में देखेंगे तो हमारा जो देहाती इलाके हैं उनमें ज़्यादातर जो प्रोफेशन पाया जाता है वो एग्रीकल्चर ही है। वहाँ पे लोग ज़्यादातर खेतों के ज़रिए ही अपना रोज़गार चलाते हैं। और जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोफेशंस पाए जाते हैं। वहाँ पे इस टाइम आईटी भी है, डॉक्टर्स भी हैं। ज़्यादातर तिजारत जो है वो भी शहरों में होती है। इसके बाद है नेचर ऑफ रिलेशन। देखें, जो रिलेशन होता है, जो गांव के लोगों का रिलेशन होता है वो ज़्यादा इनफॉर्मल होता है। वो इनफॉर्मल होता है क्योंकि लोग एक बस्तियों की शक्ल में रहते होते हैं और लोग एक दूसरे की मदद करने को बहुत अच्छा समझते हैं। लोग एक दूसरे से कीना नहीं करते, लोगों के दिल साफ होते हैं, लोग एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखते, ज़्यादातर रखते हैं लेकिन कम रखते हैं। और इसी तरह जो शहर होते हैं, शहरों में थोड़ा सा उलट होता है। शहरों में ज़रा जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल होता है। आपका कोई भी किसी से भी बाहर वाले से कोई ताल्लुक होगा तो किसी न किसी वजह से होगा, या उसमें उसका फ़ायदा होगा या आपका फ़ायदा होगा, तभी आप लोगों का ताल्लुक चल रहा है। या कोई जो सच्चे दोस्त होते हैं वो पुराने होते हैं, वरना आजकल के दोस्तों का भी आपको क्या बताऊँ मैं। फिर है एंड पे सॉलिडेरिटी। देखिए, जहाँ तक सॉलिडेरिटी की बात है तो ये हमारे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है। जो गांव के लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े होते हैं बनिस्बत उनके जो लोग शहरों में रह रहे होते हैं। अब देखें, शहरों में जो नए घर होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके हमसाये में क्या हो चल रहा है, जबकि हमसायों के बहुत हकूक होते हैं। लेकिन जो शहरी लोग होते हैं उनमें बहुत से ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता कि उनके आगे पीछे कौन रहता है, उनके साथ वाले घर में क्या हो रहा है। जबकि जो गांव वाले होते हैं उनका ताल्लुक बहुत स्ट्रांग होता है और उनको अपने साथ वाले घर का क्या, उनको पूरी बस्ती का पता होता है कि किस घर में क्या चल रहा है। तो वहाँ के जो रिलेशंस हैं वो अभी तक बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत उनके जो कि शहरी लोग होते हैं। तो इसी वजह से जो रूरल एरियाज़ में सॉलिडेरिटी है, जो जो यकजहती है उनकी, वो बहुत स्ट्रांग है, और शहरों में ये चीज़ बहुत वीक है। इसके बाद है चैलेंजेस इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटीज़। देखिए, आपको पता है हमारे चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि सेम हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी होते हैं। ज़्यादातर सेम ही हैं, जैसे कि ये आप चार्ट देख लें। देखें, जो रूरल चैलेंजेस हैं वो हैं पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ लैंड एंड एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन श्रिंकेज, इनएडवोकेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लॉस ऑफ डेवलपमेंट ओरिएंटेड ट्रेडिशनल कल्चर्स। इसी तरह जो अर्बन चैलेंजेस हैं वो भी तकरीबन सेम ही हैं। पॉवर्टी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉस ऑफ बिल्डिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आ गई है यहाँ पे। उसके बाद इनएडवोकेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब ज़्यादातर अभी तक टेक्नोलॉजी बाकी दुनिया में तो बहुत आई हुई है लेकिन हमारे पास इतनी ज़रा अपग्रेडेड नहीं है। और इसके बाद इमिग्रेशन इश्यूज़, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो शहरों पे माइग्रेट करते हैं क्योंकि उनकी इकनॉमिक हालत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो वो अपनी इकनॉमिक हालत को बेटर करने के लिए शहरों की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फिर है कॉमन डेवलपमेंट नीड, जो कि सेंटर में लिखे हुए हैं, जो कि दोनों की नीड है। तो वो ये है कि पॉवर्टी रेडिकेशन है, जी बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल लैंड यूज़ है, वही मैंने कहा ना, लैक ऑफ प्लानिंग है कि हमारे पास लैंड को यूज़ करने की प्लानिंग भी नहीं है बिल्कुल। और जिसका जो दिल करता है वो वहीं पे कभी कोई कॉलोनी बना लेता है, कभी कोई घर बना लेता है, कभी कोई कमर्शियल एरिया बना लेता है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये भी बिल्कुल सही है।
इससे तो दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। और स्मार्ट ICTs मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो कि हमारे अर्बन और रूरल सोसाइटीज़ को दरपेश हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया कि सोसाइटी क्या होती है और पाकिस्तानी सोसाइटी कैसी है और हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी को क्या क्या चैलेंजेस हासिल हैं। तो उम्मीद है आपकी इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इंशाल्लाह कल्चर के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।